हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 3 का सेक्शन ई। देखो सेक्शन ई ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और मेरे को आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियोस भेज दो जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप लोग अपने 12th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाते हैं, आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करा जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच को ज्वाइन कर लो। और हमारे इस सुप्रीम बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, जल्द से जल्द आप सभी लोग डाउनलोड कर लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां आपने देखेंगे काला पेपर 3 का सेक्शन ई। तो आपका जो सेक्शन ई होता है उसमें टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन 7 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क का। तो ये पूरा सेक्शन आपका बन जाता है 25 मार्क्स का। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको 7 के 7 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन देके रखा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू मार्शल एंड रॉबर्टसन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मनी विथ एग्जाम्पल। तो देखो हमको मार्शल और रॉबर्टसन की डेफिनेशन बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल पैसा क्या होता है? तो मनी इज दैट मीडियम विच कैन बी यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। देखो मार्शल ने बहुत बढ़िया कहा है कि मनी एक ऐसा मीडियम है, मीडियम मतलब कोई भी चीज हमको खरीदनी है, बेचनी है, हर एक चीज के लिए एक ऐसा मीडियम है जिसको मीन्स ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाता है। यानी कि हम लोग कोई भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं पैसे के यूज करके, विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन। जब भी आप किसी को पैसा देते हो तो क्या वो आप पे डाउट करता है? नहीं, सबको पैसे की जरूरत है, सब लोग तुरंत ले लेते हैं विदाउट कोई भी डाउट और विदाउट कोई भी इन्वेस्टिगेशन के। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस, भले ना कोई भी टाइम हो कोई भी प्लेस हो, रात को 12-2 बजे जाके भी आप किसी को पैसा दोगे तो वो तुरंत ले लेगा। तो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि मनी एक मीडियम है। क्लियर? देन बात करें रॉबर्टसन की, व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। और पैसा हर वो चीज होती है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाए। ठीक है, जैसे मान लो ये पेन अगर पैसा बन जाए ना तो सब लोग इसका यूज करके चीजों को बेचने खरीदने लगे। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जो भी चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, जैसे पहले ना एनिमल मनी चलता था तो एनिमल्स पैसा बन चुके थे, फिर मिनरल स्टोन्स आया तो मिनरल स्टोन्स भी क्या बन गया था लोगों के लिए पैसा। तो पैसा हर वो चीज हो सकता है जो लोग एक्सेप्ट करते हो और उसके बदले गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करते हो। बोलो क्लियर हो गया? तो ये डेफिनेशन दी है रॉबर्टसन ने। अब बात करें तो टाइप्स ऑफ मनी, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपकी बुक के अंदर बहुत छोटा देके रखा है। टाइप्स ऑफ मनी में इतना ज्यादा कुछ नहीं दिया, पर आप लोग अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन जरूर कर सकते हो, एग्जांपल के साथ कर सकते हो। जैसे टाइप्स ऑफ मनी की बात करें तो एक होता है कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी यानी कि अपने इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो यहां पे आप कॉमोडिटी मनी नाम लिखना और अंदर बार्टर सिस्टम के बारे में बता देना, क्योंकि कॉमोडिटी मनी मतलब क्या था कि लोग जो चीज उगाते थे, जैसे मान लो मैं वीट उगाता हूं तो मेरे लिए पैसा, मैं जो वीट उगा रहा हूं वो बन गया। ठीक है, कोई मान लो कि दूध बेच रहा है, ठीक है, मिल्क बेच रहा है, तो उसके लिए पैसा वो मिल्क हो गया बार्टर सिस्टम के अंदर। सो कॉमोडिटी मनी जो है उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना। देन एनिमल मनी, अब देखो कॉमोडिटी मनी बंद होता है फिर एनिमल मनी आता है। तो एनिमल्स का ट्रेड किया जाता, पैसों की तरह एनिमल्स को यूज किया जाता था। ठीक है, फिर मेटल मनी, हम कहेंगे कॉइन्स जो है वो मेटल मनी का पार्ट है। इंपीरियलिज्म के टाइम पे, यानी कि जब राजा महाराजा हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे, उस टाइम पे कॉइन्स का यूज किया जाता था। फिर अभी पेपर मनी का यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पेपर मनी है वो आए और सब लोग पेपर मनी का यूज करते हैं। फिर प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी में अपने ले लेते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी में आ गया। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो वो जो होता है वो कार्ड प्लास्टिक का होता है। ठीक है, एटीएम कार्ड, तो उसका भी हम लोग यूज करते हैं। बैंकिंग मनी, आज की डेट में ऑनलाइन सब चालू हो गया है। ठीक है, अगर हमको किसी को भी ट्रांसफर करना हो पैसा तो जस्ट एक क्लिक में मोबाइल के थ्रू हम लोग बैंकिंग मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको ई मनी भी कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये 6 हेड पॉइंट लिखना और एग्जाम में इसके अंदर का खुद बना के बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देना, आपको पूरे 5 मार्क मिल जाएंगे। बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम आपकी बुक के अंदर ना सिर्फ ये हेड पॉइंट्स ही देके रखे, इसके अंदर का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 58 पे।
तो 58 नंबर का क्वेश्चन दिया है, मेंशन द वेरियस इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी एंड ऑल्सो डिस्कस हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। देखो हमको पहले तो बताना है कि कितने इंडिकेटर्स है पॉवर्टी के, तो आपको सारे के सारे हेड पॉइंट्स लिख लेना है। टोटल 11 पॉइंट्स है आपकी बुक में, 11 पॉइंट आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट है पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर दूसरा है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, देन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, देन मेडिकल फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, देन एजुकेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी और हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से टोटल 11 पॉइंट है। सारे हेड पॉइंट्स आपको याद रखने और पहले सारे हेड पॉइंट्स लिख लेना है, क्योंकि यहां पे सारे इंडिकेटर्स बताने को कहा है। अब इसमें ऐसा बोला है कि आपको हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर ही बताने हैं, तो हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर में कौन सा आ जाएगा, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन आ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट। ये जो 5 है ना, ये 5 हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स है। तो ये पांचों हेड पॉइंट्स को अपने को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला कौन सा है, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जो भी हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, उसके बावजूद उसको ढंग से फूड के अंदर की कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल नहीं मिल पाता, उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये सारी चीज की कमी होती है। लैक मतलब होता है कमी होना। ठीक है, अपने इसको हमारी लैंग्वेज में ना कुपोषित भी कह सकते हैं, कि कोई भी पर्सन होता है उसको पोषण नहीं मिल पाता, अपनी बॉडी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स नहीं मिल पाते, इसलिए अपने इसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अब देखो इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसके बावजूद जो पीपल जिनकी इनकम कम है वो न्यूट्रिटिव फूड नहीं कंज्यूम कर पाते। यानी कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो लोग अच्छे से अच्छा फूड नहीं खरीद पाते बिकॉज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम कम होती है, पर पर्सन की इनकम कम होती है। और इसके पीछे की वजह एक ही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अपने देश के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है तो कोई बहुत कम कमा रहा है। तो दैट्स व्हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन एक हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर है जो बताता है कंट्री में पॉवर्टी की सिचुएशन। जितना ज्यादा लोग माल न्यूट्रिटिव रहेंगे उतना ज्यादा कंट्री में पॉवर्टी होगी, और जितने ज्यादा लोग हेल्दी रहेंगे, ठीक है, उनको हर एक तरह का उनकी जो बॉडी है वो अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो कंट्री की पॉवर्टी कम मानी जाएगी। देन है नंबर 2, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हाउ लॉन्ग अ न्यू बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लाइव ऑन एन एवरेज। यानी कि जब कोई एक बच्चा पैदा होता है तब से लेके वो कितना जिएगा, उसकी एवरेज लाइफ क्या होगी। मतलब अपने देश के अंदर कोई भी पर्सन जो है वो कब तक जीता है, उसको ही हम लोग कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे बात करूं तो अपने कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 68 ईयर्स है। मतलब ज्यादातर लोग जो है वो 68 ईयर्स तक जीते हैं। क्लियर। एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इन अ कंट्री इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव फूड। और कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि जितना ज्यादा लोग जिएंगे कितना जिएंगे, वो डिपेंड किस पे करता है, न्यूट्रिटिव फूड में वो कैसा फूड खा रहे हैं, क्लीनलीनेस यानी कि साफ सफाई कैसी है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो पानी पीने का है वो अच्छा मिल रहा है कि नहीं, और हेल्थ सर्विसेज। ये सारी चीज डिपेंड करती है लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे। क्लियर। और पुअर पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सच फैसिलिटीज, और जो भी गरीब लोग हैं वो सबको ये फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। तो हम ऐसा कहेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी रहती है, लोगों की लो रहती है जो लोग गरीब है। मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है लेवल ऑफ पॉवर्टी को, कि कंट्री में कितनी लेवल ऑफ पॉवर्टी है। देन आगे बात करें तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अच्छा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, तो इसका मतलब है कितने बच्चे मर जाते हैं 1000 बच्चों में से जिन बच्चों ने अभी तक 1 साल खत्म नहीं किया। जैसे मान लो एक बच्चा पैदा हो रहा है तो 1 साल की उम्र से पहले अगर वो मर जाता है तो वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में कंसीडर किया जाएगा, और वो बच्चा को कंपेयर किया जाएगा जो 1000 बच्चे पैदा हुए उसमें से। तो देखो ये जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है ना, वो किस पे डिपेंड करता है कि हेल्थ सर्विस कैसी है कंट्री में, मदर का एजुकेशन कितना है, बच्चों को वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम हो रही है या नहीं, न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं फूड में से। ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के लिए। और इन्फेंट मोर्टालिटी एक इंडिकेटर है पॉवर्टी का। देखो जितना ज्यादा बच्चे मरेंगे यानी जितना ज्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी होगा ना, उस कंट्री की पॉवर्टी लेवल उतनी ज्यादा होगी, और जितने कम बच्चे मरेंगे यानी कि जितना कम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होगा उतना कंट्री की पॉवर्टी कम मानी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें
तो नंबर 3 है मेडिकल फैसिलिटीज। तो देखो हेल्थ सेक्टर के अंदर डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर ये सब लोग आ जाते हैं और इनकी काफी ज्यादा स्केयरसिटी देखने को मिलती है और इनकी स्केयरसिटी हेल्थ सर्विसेज पे इंपैक्ट करती है। अब बात करें अदर कंट्रीज के कंपेयर में इंडिया की, तो इंडिया में मेडिकल सर्विसेज और डॉक्टर की काफी कमी है और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी जो मेडिकल सर्विसेज है ना वो कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज कम है। तो हम ऐसा कहेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजीज जो होते हैं वो पुअर पीपल को होते हैं बिकॉज उनको न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिल पाता और सीधी सी बात है उनकी इम्यूनिटी कम रहेगी क्योंकि वो लोग अच्छा खाना ही नहीं खा रहे हैं तो ज्यादा डिजीज भी होंगे, इम्यूनिटी लो रहेगी और कंट्री की मेडिकल फैसिलिटीज कम होने की वजह से हम ऐसा कहेंगे कि गरीबी जो है वो ज्यादा है। और आपको एक बहुत बढ़िया डेटा देके रखा है यहाँ पे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उसमें हर 6000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर अवेलेबल है, जबकि मैं बात करूं डेवलप इकोनॉमीज की तो वहां पे 350 लोगों पे एक डॉक्टर अवेलेबल है। तो सोचो 6000 पे एक डॉक्टर और यहाँ पे 350 पे एक डॉक्टर, मतलब कि आप डिफरेंस देख ही सकते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज में कितना फर्क है। देन बात करें नंबर 4 ड्रिंकिंग वाटर। देखो पॉपुलेशन की जो हेल्थ है ना वो सीधी कनेक्टेड है ड्रिंकिंग वाटर से कि आप कैसा पानी पीते हो, ठीक है, या आपके आजू बाजू कितनी साफ सफाई है। एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 2011 इस रिपोर्ट के हिसाब से अपनी कंट्रीज के अंदर 63.3% फैमिलीज को प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलता था, जबकि बात करें और वो भी प्रॉपर ट्रीटेड सोर्स से, ठीक है, और ऐसी फैमिली 8.67 जिनको अनट्रीटेड टैप वाटर यानी कि नल का पानी वो भी जैसा तैसा अच्छा पानी नहीं, और 26% ऐसे लोग हैं जिनको अदर सोर्सेज से मिलता था जैसे कि वेल हो गया, हैंडपंप हो गया, ट्यूब वेल, स्प्रिंग रिवर, कैनाल, पॉन्ड, ये सब जगह से 26% लोगों को मिलता था। एंड इन एब्सेंस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर पानी की कमी की वजह से जो पॉल्यूटेड वाटर है वो लोगों को पीना पड़ता है, कंटामिनेटेड, जिससे इंक्रीज होता है डिजीज जो है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज लोगों को हो जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से ये क्या शो करता है पॉवर्टी की सिचुएशन। तो देखो जितना अच्छा साफ पानी लोगों को पीने मिलेगा उतनी लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी और जितनी हेल्थ अच्छी रहेगी तो कंट्री की पॉवर्टी उतनी कम बताई होगी। मतलब नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 5 प्रोविजन ऑफ टॉयलेट। तो देखो एक सेंसस रिपोर्ट 2011 के हिसाब से इंडिया में 70% टोटल पॉपुलेशन गांव में रहती है। कहां रहती है? गांव में, ठीक है, विलेजेस में। और विलेजेस के अंदर सबसे ज्यादा वाटर बॉर्न डिजीज और कंटेजियस डिजीज देखने को मिलते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज मतलब जो पानी से क्रिएट हुए ऐसे डिजीज और जिससे एक इंसान मर सकता है, ऐसे डिजीज जो है वो देखने को मिलते हैं। और इस डिजीज से बचाने के लिए साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए टॉयलेट फैसिलिटी होना जरूरी है। और इंडिया के अंदर 66% जो हाउस है ना वहां पे टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है, घर के अंदर टॉयलेट है, जबकि 34% फैमिलीज ऐसी है जो कॉमन टॉयलेट्स का यूज करते हैं। क्लियर? आगे बात करें तो लैक ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब कि अगर साफ सफाई की कमी होती है या पॉल्यूशन या फिजिकल वीकनेस होता है तो उससे क्या होता है, कोई भी कंट्री का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाता है और वो क्या बताता है कि कंट्री में पॉवर्टी लेवल बड़ा है। अब देखना जो भी पुअर कंट्रीज है उन सब में ना पूरे के पूरे शहर में बहुत गंदगी देखने को मिलेगी, जल्दी लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो पॉवर्टी लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज पॉपुलेशन पॉलिसी, एक्सप्लेन मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन पॉलिसी का मीनिंग क्या है वो मैंने अपने हिसाब से बढ़िया मीनिंग बना के लिखा है, आप लोग एग्जाम में भी ये मीनिंग लिख सकते हो। तो पॉपुलेशन पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी, ये पॉलिसी एक गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है कि जो इन्फ्लुएंस करती है कंट्री में पॉपुलेशन को, कि जो भी पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम हो, पॉपुलेशन को हम कम कर सके बाय मैनेजिंग फैक्टर्स लाइक, और कुछ फैक्टर्स को मैनेज करके जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, इन सबको कंट्रोल करके गवर्नमेंट पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, उसको अपने पॉपुलेशन पॉलिसी कहते हैं। और कंट्री में कैसे हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो 5 तरीके हैं। पहला मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस, दूसरा इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तीसरा इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव, और पांचवा है एक्सपांशन इन मेडिकल सर्विसेज एंड इट्स ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। तो ये वाले जो हेड पॉइंट्स है ना वो आपको याद रखने हैं और अंदर का ना खुद बना के लिख लेना। मैं सच बोल रहा हूं, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे और मैं जितना समझा देता हूं अगर आप उतना समझ के गए और हेड पॉइंट्स अगर आपने अच्छे से याद कर लिए तो डेफिनेटली आपको पूरे 5 में से 5 मार्क मिल सकते हैं। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि पूरे YouTube पे इतना बढ़िया वीडियो बनाने वाला कोई भी चैनल नहीं है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मैं गारंटी देता हूं इतना प्रॉपर कंटेंट भी कोई भी YouTube चैनल आपको नहीं देगा। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके सारे मेजर्स। तो पहला है मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस,
यानी कि हम लोग कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करके, मास एजुकेशन देके, ठीक है। देखो लोगों को ये समझाना जरूरी है, रियलाइज कराना जरूरी है कि एक स्मॉल फैमिली का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, जिससे वो लोग बर्थ रेट कम रखें। एंड फॉर दिस, और इन सब के लिए एक हमको उनको बताना पड़ेगा, उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी, स्पेशली बाय मेकिंग सोसाइटी अवेयर। हम लोग को सोसाइटी को अवेयर करना पड़ेगा अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है। इवन जो स्कूल्स और कॉलेजेस होती है उसमें एक्सपर्ट लेक्चर्स रखाए जाते हैं, एक्सपर्ट लेक्चर्स अरेंज किए जाते हैं, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अलग अलग प्लेस के थ्रू, नाटक के थ्रू, मीम्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ाने का काम करती है गवर्नमेंट, जिससे पॉपुलेशन जो है वो कम हो। और इन द ईयर 2000 पॉपुलेशन पॉलिसी, 2000 के अंदर जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था वुमेन अपलिफ्टमेंट को, कि जो वुमेन्स है वो अपने आप से आगे बढ़े, वुमेन जो है उनका ग्रोथ हो, ठीक है। और ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। डेमोग्राफर बिलीव्स दैट, डेमोग्राफर ऐसा मानते हैं कि जो एज ग्रुप है, एजुकेशन एज, मतलब अगर कुछ एज ग्रुप वालों को हम लोग एजुकेशन दे तो वो सबसे बेस्ट टूल होगा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। मतलब एजुकेशन इज द बेस्ट टूल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, ठीक है। एजुकेशन से ही पॉपुलेशन कंट्रोल में रह सकती है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि डेमोग्राफर किस में बिलीव करते हैं कि कैसे जो पॉपुलेशन है वो कम हो, तो एजुकेशन के थ्रू पॉपुलेशन कम हो सकती है। देन बात करें नंबर 2 है इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अलग अलग प्रोग्राम्स रखने से ये इफेक्टिव तरीका है, ठीक है, जिससे पब्लिक के साथ साथ पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट हो, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज लोगों को मिले और इंसेंटिव्स भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये पता है आपको, अपनी कंट्री में ये चीज पॉसिबल है कि सिंपल, इजी और अफोर्डेबल अवेलेबिलिटी होती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करें जिससे पॉपुलेशन कम रहे, जैसे कॉन्डम्स का यूज करें, फिर अलग अलग पिल्स आती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फिर वेजिनल रिंग्स है, फिर ये सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो बर्थ रेट है ना उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उसको ही, ये सारे जो मैं आपको नाम बताई ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ठीक है। देन आगे बात करें तो इन द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने स्टेरिलाइजेशन को दिया था। स्टेरिलाइजेशन बता दूं आपको, इसको ना हिंदी में कहते हैं नसबंदी, ठीक है। जब ये नसबंदी हो जाती है तो कोई भी बच्चा नहीं पैदा कर सकता, तो इस पे काफी इंपॉर्टेंस दिया था। एंड एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज, और जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज है, ठीक है, उसको कैसे बचाना, उसके लिए अलग अलग मेथड जो है वो बताई गई थी। तो 2000 पॉपुलेशन पॉलिसी थी ना, उसमें ये सारी चीज पे काफी ज्यादा जोर दिया गया था। और ये जितने भी मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स बताए ना, तो काफी सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स है जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी काफी सारी फैसिलिटीज दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। देन थर्ड है इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। अब देखो पहले जो फीमेल्स की जो मैरिज की एज थी ना वो कम थी, ठीक है। तो अब ऐसा है कि हम लोग फीमेल की जो एज है मैरिज की वो बढ़ाएंगे तो बर्थ रेट अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि देखो मैरिज की एज बढ़े मतलब ज्यादा बड़ी उम्र में कोई अगर लड़की है वो शादी करेगी तो उसके बाद उसका जो फर्टिलिटी पीरियड है ना वो कम हो जाता है, जिससे बर्थ रेट कंट्रोल हो सकता है। और ये एनकरेजमेंट किया गया कि जो वुमेन्स है उसको 18 से 20 साल, और आज की डेट में जो लीगल मैरिज की एज है लड़कियों के लिए वो 21 हो चुकी है। पहले बॉयज की 21 थी और लड़कियों की 18 थी, बट अब दोनों की 21 कर दी। अगर 21 से पहले अगर आप मैरिज करते हो तो चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत आपको आपके ऊपर केस भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक वुमेन का स्टेटस बढ़ाने के लिए सोसाइटी में उनकी एज भी 21 ईयर्स कर दी है। एंड उनका स्टेटस बहुत जरूरी है सोसाइटी में एज कंपेरिजन टू मैन। और वुमेन्स को भी उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उनको भी उतना एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, तभी जाके वुमेन जो है उसके पास कंट्रोल रहेगा कि वो फैमिली साइज को कंट्रोल कर सके, ठीक है। फैमिली की साइज का डिसीजन वुमेन खुद ले, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 4, इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव। अब इंसेंटिव डिसइंसेंटिव क्या होता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफर करती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली प्लानिंग के लिए। आपको पता है, ये एक एग्जांपल आपकी बुक में भी देके रखा है कि चाइना जो है वहां पे पहले ऐसा था कि अगर मान लो कोई एक बच्चा करता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से काफी कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। और अगर 2 से, ये इंसेंटिव हुआ, अगर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए तो जो तीसरा बच्चा होगा उसको कंपलसरी आर्मी के अंदर जाना होगा। यह डिसइंसेंटिव हुआ, ठीक है। तो इंसेंटिव डिसइंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलता है। इवन इंडिया के अंदर जो भी कपल, ठीक है,
जो स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं, जो भी कपल अपनी नसबंदी करवाते हैं ना, उनको फाइनेंशियल कंपेंसेशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट उनको पैसा देती है अगर वो स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं तो। और पता है आपको एक और इसका ये इंसेंटिव हुआ कि गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा। अब इसका डिसइंसेंटिव ये हुआ कि अगर मान लो किसी के भी 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो जो भी लोकल गवर्नमेंट होती है ना, उसमें उसके इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हो तो ये है डिसइंसेंटिव, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। देन बात करें पॉइंट नंबर 5, एक्सपांशन इन मेडिकल सर्विसेज एंड इट्स ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। अब देखो इंडिया के अंदर जो डेथ रेट है ना, वो धीमे धीमे कम हो गया है, क्योंकि इंडिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी है, पर अभी भी देखने जाए तो डेवलप कंट्रीज से ज्यादा ही है डेथ रेट, ठीक है। और साइंस की मदद से हमने काफी अच्छा खासा कंट्रोल पा लिया है बर्थ रेट में, एज वेल एज साइंस की मदद से जो नया चाइल्ड बॉर्न होता है या जो हेल्थ है नए चाइल्ड की वो अच्छी रहती है। और इंडिया, ये याद रखना एमसीक्यूज में आ सकता है, इंडिया पहली ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन पॉलिसी लाई, जिसने पॉपुलेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। और ये पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी इन द ईयर 2000 और उसकी चेयरमैनशिप थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ये एमसीक्यूज में आ सकता है दोनों पॉइंट कि इंडिया पहली कंट्री थी पॉपुलेशन पॉलिसी लाने वाली, कौन सी ईयर में लाए थे 2000 में, और कौन था चेयरमैन इसका, तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन इसके चेयरमैन थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना चारों सब्जेक्ट की, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है, चारों सब्जेक्ट की मिला के 1999, यानी कि 2000 रुपए में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एज वेल एज हमारी बहुत बढ़िया टीम है, कल्पेश सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे और मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। और सच बता रहा हूं इसमें काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसमें अगर ज्वाइन होते हो ना तो सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको हर एक चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पे टेस्ट दे पाओगे, मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आप अलग अलग टेस्ट दे पाओगे। एज वेल एज आपको वहां पे काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके बोर्ड की एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमारी इस ऐप में लाऊंगा, सुप्रीम बैच में लाऊंगा, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पहले ऐप में दूंगा। तो सच बता रहा हूं, आप सब लोग ऐप में जुड़ जाओ। और अगर आप लोग हमारे इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in, ठीक है। अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस का नंबर है 7202012221, ठीक है। इस पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अगर कैसे ज्वाइन होना है तो बता देता हूँ, ऐप को डाउनलोड कर दो, यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगी आईफोन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर से, और उसका जो ORG कोड होगा वो होगा VUGKX, ये अपना ORG कोड है, वो डाल देना तो अपनी ऐप चालू हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्कस इन डिटेल द जेंडर रेशियो, यानी नंबर ऑफ, पे अपने को जेंडर रेशियो वाला, अच्छा मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा समझ लो ये वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में आ ही सकता है इस बार, चांसेस इसके सबसे ज्यादा है, और ये बहुत बार रिपीट भी हुआ ये क्वेश्चन, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से करना। तो बात करें तो जेंडर रेशियो होता क्या है, तो जेंडर रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ कंट्री पर 1000 मेल, 1000 मेल के सामने कितनी फीमेल्स है कंट्री में, उसको बोलते हैं जेंडर रेशियो, जिसके 2-3 नाम और है, जिसको सेक्स रेशियो भी कहते हैं, फीमेल मेल रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। और जेंडर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस परफॉर्म करता है इन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। और जो हमारी कंट्री में ना जो फीमेल्स का जो नंबर्स है ना वो कम हो रहा है 1000 मेल्स के सामने, तो इसके लिए कंट्री में कुछ ध्यान देने की जरूरत है। और इसके पीछे काफी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है, ठीक है। जैसे आगे चल के फिर मैरिज की प्रॉब्लम अराइज होगी, लड़कों को लड़कियां ही नहीं मिलेगी शादी करने के लिए, फैमिली रिप्रोडक्शन, ऐसी काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है सोसाइटी में, ठीक है। तो जेंडर रेशियो कैसा होना चाहिए कि 1000 मेल के सामने एटलीस्ट 1000 वुमेन्स तो होनी ही चाहिए, पर है क्या, मेल्स ज्यादा है और फीमेल्स जो है वो कम है। एंड बाय गेटिंग अ क्लियर पिक्चर, जेंडर रेशियो का क्लियर पिक्चर पता लगाना जरूरी है, तभी जाके हमको पता चल पाएगा कि जेंडर रेशियो में क्यों इतनी ज्यादा एडवर्सिटी है। और गवर्नमेंट काफी एफर्ट्स भी डाल रही है जेंडर रेशियो को इक्वल करने के लिए। और बात करें तो काफी सारी डेवलप कंट्रीज, यूएस, यूके,
जापान, ऐसी काफी सारी डेवलप कंट्रीज के अंदर जो जेंडर रेशियो है ना उसमें फीमेल्स ज्यादा है, ठीक है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहां पे 1000 मेल के सामने 1000 फीमेल तो है, प्लस फीमेल्स ज्यादा और मेल्स कम है, पर इंडिया के अंदर उल्टा है, ठीक है। इसके पीछे काफी सारे रीजंस भी है। देखो 2011 का एक डेटा था जिसमें बताया था कि हर 1000 मेल पे सबसे ज्यादा अपनी कंट्री में केरला है, जहां पे फीमेल सबसे ज्यादा है, ठीक है। केरला में 1000 मेल के सामने 1084 फीमेल्स है। तो याद रखना, हाईएस्ट मेल फीमेल मेल रेशियो जो है वो केरला के अंदर है, और लोएस्ट फीमेल की पॉपुलेशन है 1000 मेल के सामने 879 हरियाणा में। मतलब हरियाणा में मेल काफी ज्यादा है, 879। और इसके पीछे काफी सारे रीजंस है, सोशल रीजन, कल्चरल रीजन, इकोनॉमिक फैक्टर, काफी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिससे फीमेल मेल रेशियो अलग है। और इवन इंडिया की सोसाइटी जो है ना उसके अंदर जो वुमेन का स्टेटस है वो हमेशा लो रहा है। एंशिएंट टाइम से, पहले के टाइम से जो वुमेन है उनका स्टेटस कम रहा है और उनके पीछे कम ध्यान दिया जाता है। उनके न्यूट्रिशन के पीछे, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, उनके ओवरऑल अपब्रिंगिंग, मतलब सन जो होता है, लड़का होता है, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और डॉटर्स जो होती है, लड़कियां होती है, उनके ओवरऑल अपब्रिंगिंग पे कम ध्यान दिया जाता है। और अभी तो गई, पर पहले ये गलत सिस्टम चला करती थी, डाउरी सिस्टम, यानी कि हम लोग हिंदी में इसको दहेज प्रथा कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से लोग लड़कियां पैदा करना ही नहीं चाहते थे, यानी कि काफी ज्यादा नेग्लेक्ट करते थे लड़कियों को, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा और भी काफी सारे रीजंस है, जैसे अर्ली मैरिज हो जाना, जल्दी शादी करवा देते थे, फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, काफी सारे उनके बच्चे हो जाते थे। ये सारी चीजें काफी एडवर्स अफेक्ट करती थी हेल्थ पे, एज वेल एज जो डेथ रेट था ना पहले के टाइम पे वो ज्यादा था अमॉन्ग माइनर्स और एडल्ट फीमेल, मतलब माइनर फीमेल्स और एडल्ट फीमेल के अंदर मरने का रेशियो काफी ज्यादा था। इस वजह से फीमेल्स का रेशियो कम है और मेल ज्यादा है। एंड ऑल दिस लीड्स टू लो फीमेल पॉपुलेशन एज कंपेयर टू मेल। और इन सब की वजह से हम ऐसा कहेंगे कि जो मेल है उसके सामने फीमेल की पॉपुलेशन कम है। अब मैं आपको एक डेटा बताने वाला हूं जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये डेटा आप कुछ भी करके याद रखना, एमसीक्यूज में आ ही सकता है। जेंडर रेशियो इंडिया का सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के रिपोर्ट के हिसाब से 2011 में इंडिया की बात करूं तो 1000 मेल के सामने 940 फीमेल्स थी, ठीक है, जो कि कम है। और बात करें गुजरात की तो 1000 मेल के सामने गुजरात में फीमेल्स थी 918, तो गुजरात के अंदर भी कम थी। और पता है आपको, गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स डाले थे पॉपुलेशन पॉलिसी आने के बाद, बेटी बचाओ जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स लाए गए थे, ठीक है, सर्व शिक्षण अभियान लाया गया था जिससे जो फीमेल्स है उनको एनकरेजमेंट मिले, जो फीमेल्स है उनको पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान दिया जाए, काफी कुछ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 61 है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इन डिटेल। माइग्रेशन के टाइप्स बताने हैं। तो याद रखना, जनरली दो टाइप्स है माइग्रेशन के। नंबर 1 इज प्लेस बेस्ड माइग्रेशन एंड नंबर 2 इज रीजन बेस्ड माइग्रेशन। प्लेस बेस्ड माइग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, दूसरा होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। और रीजन बेस्ड में पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर को माइग्रेशन ड्यू टू अट्रैक्शन भी कहते हैं और पुश फैक्टर को माइग्रेशन ड्यू टू कंपल्सन भी कहते हैं। अच्छा, माइग्रेशन जिसको नहीं पता ना वो मैं बता देता हूं। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई एक पर्सन अपनी नेटिव प्लेस को छोड़ के कोई और सिटी में, शहर में, कंट्री में जाता है परमानेंट के लिए, मतलब परमानेंट बेसिस के लिए, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है तो उसको माइग्रेशन कहा जाता है। अब मैं एक एक टाइप्स आपको इसके डिटेल में समझाता हूं। पहला है प्लेस बेस्ड माइग्रेशन। अच्छा, प्लेस बेस्ड माइग्रेशन जैसे बताइए ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के ऊपर होता है कंट्री के अंदर, ठीक है, जो इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों होते हैं। अब इंटरनल माइग्रेशन की बात करूं तो जब कोई पर्सन मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, परमानेंट बेसिस पे, बट कंट्री के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल माइग्रेशन। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दादा या परदादा या पापा, ठीक है, वो लोग कोई और स्टेट में होंगे, राजस्थान से गुजरात आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि गुजरात की कोई और सिटी में होंगे, वहां से अहमदाबाद आए होंगे, अहमदाबाद से सूरत गए होंगे, बहुत सारा ऐसा देखने को मिलता है। तो इसको ही अपने क्या कहते हैं, इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। और एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लेना एग्जाम में कि अगर कोई पर्सन गुजरात से कोई और स्टेट में चला जाए तो वो जब पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या तो कोई और पर्सन कोई और स्टेट से गुजरात में आके सेटल हो रहा है तो उसको अपने क्या कहते हैं, इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बी, इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब क्या होता है, तो जब कोई एक पर्सन मूव करता है
कंट्री छोड़ के, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसको इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा जाता है। और एक एग्जांपल देते हैं कि गुजरात से अगर कोई और दूसरी कंट्री में जाता है, या तो इंडिया को छोड़ के कोई और कंट्री में जाता है, ठीक है, इन सर्च ऑफ जॉब और ऑक्यूपेशन, बिजनेस या अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, और वो परमानेंटली वहां पे सेटल हो जाता है, ठीक है, तो उसको अपने इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। डन। नेक्स्ट टाइप देखे तो रीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो रीजन बेस्ड के अंदर दो आ गए, एक आ गया पुल फैक्टर और एक आ गया पुश फैक्टर। अच्छा देखो, पुल और पुश होता क्या है, ज्यादातर बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पुल मतलब होता है खींचना, मतलब लोग जब अट्रैक्शन की वजह से अपने आप खींचे चले आ जाए ना, तो उसको पुल फैक्टर वाला माइग्रेशन कहेंगे। पुश फैक्टर यानी कि धक्का मारना, ठीक है, धक्का मारना यानी कि जबरदस्ती जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं मजबूरी में, तो उसको पुश फैक्टर कहते हैं। अब मैं एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। पहला है माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर, मतलब अट्रैक्शन बेस्ड है, ठीक है। जब कोई पर्सन अट्रैक्ट होता है शहर की अच्छी लाइफस्टाइल को देख के या मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को देख के, अर्बन एरियाज की यानी कि शहर की, और वो माइग्रेट होता है, तो उसको माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर कहते हैं। जैसे मान लो कोई गांव छोड़ के शहर में आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको अच्छी लाइफस्टाइल दिख रही है एज कंपेयर टू विलेजेस। यहाँ पे आपको उसको अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन अच्छा मिलता है, एजुकेशन उसके बच्चों के लिए अच्छा है, हेल्थ सर्विस अच्छी है, तो ये सबके लिए वो सिटीज में ही ज्यादा अच्छी अवेलेबल है एज कंपेयर टू विलेज इंडिया के अंदर। सो दैट्स व्हाई इस तरह के माइग्रेशन को हम लोग पुल फैक्टर कहते हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस प्रोस्पेक्ट को लेकर के भी, क्योंकि गांव के अंदर इतने ज्यादा बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं कर पाते, तो वो शहर में आते हैं और यहां आके अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। तो ये हो गया पुल फैक्टर। देन बात करें तो माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर। इसमें क्या होता है कि जब लोग गांव छोड़ के शहर में आ रहे हैं, ठीक है, बट जबरदस्ती की वजह से, फोर्सफुली आ रहे हैं, गांव मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि गांव में उनको बिजनेस नहीं मिल रहा है, नहीं कर पा रहे बिजनेस, या वहां पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या तो वहां पे एजुकेशनल फैसिलिटी, उनको अपने बच्चे को पढ़ाना है पर वहां पे फैसिलिटी नहीं है, तो उनको फोर्सिबल, मतलब कि मजबूरी में वो गांव छोड़ के शहर में आते हैं, तो उसको फोर्सिबल माइग्रेशन भी कहा जाता है, एज वेल एज इसको अपने माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पे दो तरह के हमने अभी पढ़े। पहला पढ़ा अट्रैक्शन बेस्ड माइग्रेशन, जो हमारा था पुल फैक्टर, जहां पे लोग गांव छोड़ के शहर में आ रहे हैं, क्यों, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, और ये उनका डिसीजन वॉलेंट्री होता है, वो अपनी मर्जी से ये डिसीजन लेते हैं। और दूसरा होता है जहां पे फैसिलिटीज नहीं मिल पाने की वजह से मजबूरी में लोग गांव छोड़ के शहर में आते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या अच्छा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग, अब इसमें क्या होता है कि उनको फोर्सफुली आना पड़ता है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसको फोर्सिबल माइग्रेशन, फोर्सफुल माइग्रेशन और कंपलसरी माइग्रेशन भी कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं इसका दे दूं पुश फैक्टर का या फोर्सिबल माइग्रेशन का। जैसे मान लो किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई और उसकी हॉस्पिटल शहर में ही है और उसको बार बार हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो वो परमानेंट बेसिस पे शहर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी फोर्सिबल माइग्रेशन का एग्जाम्पल हुआ। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते अपने आगे। Give the meaning of migration and discuss the positive effect of migration in detail। यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट्स बताने माइग्रेशन के, और माइग्रेशन क्या होता है वो बताना है। तो डेफिनेशन देखते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अवे फ्रॉम नेटिव, आइदर विदिन और आउटसाइड ऑफ अ कंट्री, फॉर जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, और इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन अ परमानेंट बेसिस। ये चीज याद रखना कि अगर कोई परमानेंट बेसिस पे एक जगह छोड़ के, अपनी नेटिव प्लेस छोड़ के कोई और जगह पे परमानेंट बेसिस पे शिफ्ट हो जाता है, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं, चाहे फिर वो कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर हो, ठीक है। आगे बात करें तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है माइग्रेशन के, तो दो पॉजिटिव इफेक्ट है। पहला है ग्रोथ ऑफ इनकम और दूसरा है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहला देखते हैं अपने ग्रोथ ऑफ इनकम में क्या देके रखा है। तो देखो, माइग्रेशन करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है, लोग क्यों ही अपनी नेटिव प्लेस को छोड़ के जाना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं अपनी इनकम जनरेशन, वो चाहते हैं कि अपनी इनकम जो है वो बढ़े, वो चाहते हैं कि उनकी इनकम जो है वो राइज हो। सो दैट्स व्हाई बहुत से लोग शहर में आते हैं अपने गांव को छोड़ के अपनी अच्छी जिंदगी के लिए, एंड अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑफ देयर फैमिलीज विच इंप्रूव, और काफी सारी फैमिलीज की इनकम जो है वो इंप्रूव होती है, उनकी जो
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ती है एज कंपेयर टू द विलेज। और बहुत सारे लोग पता है एक शहर में आके पैसा कमाते हैं, फिर वो जो भी पैसा कमाने के बाद वो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो होता है, एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन बढ़ता है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और ऐसा काफी टाइम से पास्ट में देखने को मिला है कि जो भी पैसा कमाया जा रहा है ना लोगों के द्वारा, वो लोग फिर वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो वो एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस करते हैं या तो एग्रो इंडस्ट्री खोलते हैं। ठीक है, तो ये भी अपनी कंट्री में धीमे धीमे डेवलप हो रही है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है कि इनकम का ग्रोथ हो रहा है। देन बात करें दूसरा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होता है माइग्रेशन की वजह से। कैसे, वो समझाता हूं। देखो, कंट्री के लोग जनरली माइग्रेट दूसरी कंट्रीज में भी करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, और जब उनकी इनकम बढ़ जाती है तो वो अपने अर्निंग में से अपनी फैमिली को हिस्सा बेचते हैं। यानी कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप को फॉरेन कंट्रीज से इनकम भेजते हैं। ठीक है, अब उनकी इनकम वहां ज्यादा होती है और यहाँ पे वो और ज्यादा हो जाती है। ठीक है, एंड ऑल्सो द इन्वेस्ट इन बिजनेस। और बहुत सारे जो फॉरेन में लोग रहते हैं वो इंडिया में बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग में, इंडस्ट्रीज में, जिससे अपनी कंट्री में क्या आएगा, फॉरेन का पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगी अपनी कंट्री। और जितना ज्यादा फॉरेन का पैसा आएगा उतना हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ स्पीडी होगा, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। और देखो 1991 में आपको पता ही है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 के बाद अपनी कंट्री में माइग्रेशन की स्पीड बढ़ी है, और माइग्रेशन की स्पीड बढ़ने के साथ साथ अपनी कंट्री में काफी सारा पैसा फॉरेन कंट्रीज से आने लग गया है। तो जो इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो बढ़ गया है, और कंट्री में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी देखने को मिला है, वो भी एकदम स्पीडी फास्टर स्पेस पे देखने को मिला है। एंड अदर देन दैट, इंडियन लोग जो है वो अब्रॉड जाते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई के बाद वो एक्सपर्टीज उस फील्ड में ले लेते हैं, फिर पढ़ने के बाद वो वापस इंडिया में आते हैं और इंडिया के डेवलपमेंट में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्लियर? चलो, तो ये अपने ने पॉजिटिव इफेक्ट देखे। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अपना लास्ट क्वेश्चन है ग्राफ। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट करो ग्राफ को और एनालिसिस करो। किस टाइप का ग्राफ बनाना है? तो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम जो है वो अपने को बनाना है। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा और अपने को टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम यहाँ पे बनाना होगा। बहुत ईजी है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम को बनाना। तो देखो क्या डेटा दिया है, एक देके रखा है ईयर, और दूसरा दिया है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन नेशनल इनकम परसेंटेज में दिया है। और आप देख सकते हो नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर धीमे धीमे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है। तो यहां पे आपको ना सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना है एक्स एक्सिस और प्रिपेयर कर लेना है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको लिखना है ईयर और वाई एक्सिस पे लिखना है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन परसेंटेज। ठीक है, दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर लो। फिर यहां पे आपको ईयर लिखने हैं, जो 5 ईयर देखे रखे हैं ना, 1950, 51, 70, 71, 1991, 2000, 2011, 2011 और 12, और इन सब के बीच का जो स्पेस है वो आप सबको इक्वल रखना है। ठीक है, स्केल से प्रॉपर मेजर कर लेना, और सारा स्पेस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यहां पे ये डेटा कैसे लिखना है, 0, 5, 10, ये तो मैंने इक्वल इक्वल गैप लिया है, पर कैसे लिया है? तो मैंने यहां पे ये देखा कि मिनिमम कितना है 14 और मैक्सिमम कितना है 53। तो अपने ग्राफ में 14 भी आना चाहिए और 53 भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मैंने मेरे ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो 5, 10, 15 से लेके 55, मतलब 5 भी आ गया, और जो मैक्सिमम था अपना 53 वो भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मतलब कि अपना 14 भी आ जाएगा और मैक्सिमम जो है 53 वो भी आ जाएगा। अब देखो, जो ग्राफ बनाने के बाद ना मैं एनालिसिस बताऊंगा, और आज मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि एनालिसिस लिखना कैसे है और इसकी क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रख के लिखना है। ठीक है, तो जिससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलो, अब बात करें तो पहला डेटा क्या देख रखा है, 1950-51 में 53% दिया है। तो यहां पे अपने डॉट बना देंगे 53% पे, तो यहां पे एक डॉट बनेगा 53% पे। ठीक है, फिर बात करें तो 70-71 में कितना था, तो 42 था। तो 70-71 में 42 यानी कि वो आएगा इधर। तो आप प्रॉपर स्केल्स का यूज करना ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर मेजरमेंट मिल सके। फिर उसके बाद 1991 में है 30, तो 1991 के अंदर है 30, तो यहां बनाएंगे। ठीक है, फिर बात करें, एक मिनट, ये डॉट कर दिया। फिर 2011 के अंदर कितना है, तो वो है अपना, एक मिनट देख लेते हैं, वो है 22। 2001, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा डेटा लिखने में गड़बड़ हुई है, यहाँ 0 आएगा। ठीक है, 2001। ठीक है, तो 2001 में अपना है 22, तो वो आएगा यहाँ पे।
ठीक है, एक डॉट यहाँ पे बनेगा। देन बात करें तो लास्ट है अपना 2011 और 12, तो 2011 और 12 में क्या देके रखा है 14, तो यहाँ पे अपने बना देंगे 14 जो आएगा इधर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि अपना जो नेशनल इनकम है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इन सबको स्केल से भी कनेक्ट कर सकते हो और आप अपने हाथ से भी कर सकते हो कनेक्ट। यहाँ पे मैं सारे पॉइंट्स को लिख लूंगा कि ये जो डेटा था वो था 53, फिर ये था 42 और फिर ये था 30, फिर ये है 22 और ये है 14। ठीक है, ये सारे परसेंटेज में देके रखे, तो ये मैंने लिख लिया और ये अपना जो है वो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम बन गया। तो इस तरह से टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम आपको बनाना होता है और ये करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे 2.5 मार्क्स। अब बाकी के मार्क्स कवर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना होगा एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस का आज मैं तरीका आपको बताने वाला हूं। तो एनालिसिस का एक तरीका है, देखो पहला जो आपका पॉइंट है ना उसमें लिख लेना, मैं यहां पे एक बता देता हूं। आपके पहले पॉइंट में आपको लिख लेना है एक्स एक्सिस पे क्या बताया है आपने, क्या डिनोट किया है, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्या डिनोट किया है। ठीक है, फिर दूसरा आपको बताना है जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो भी हाईएस्ट था, कौन से ईयर में हाईएस्ट था। तीसरे में आपको बताना है लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये आप हेड पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो जिससे आपको याद रहे। चौथे में आपको बताना है ट्रेंड, कि वो बढ़ रहा है कम हो रहा है, उसको ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, उसका ट्रेंड कैसा है। और पांचवा आपको बताना है उसके पीछे का रीजन, कि क्या रीजन है कि ये जो है वो कम हो रहा है। तो अगर आप इतने पॉइंट लिख लेते हो ना तो आपको पूरे 2.5 मार्क मिल जाएंगे। और लास्ट में अगर आपके मन के हिसाब से छठा पॉइंट लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट तो होने ही चाहिए। और देखो एनालिसिस जो होता है ना वो हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग होता है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एनालिसिस में बस लिख के आना, छोड़ के मत आना, तो मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो देखो पहला पॉइंट क्या दिया है कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द ईयर। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, ईयर फ्रॉम 1950-51 टू 2011 और 12। जबकि वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शेयर ऑफ नेशनल शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया नेशनल इनकम इन परसेंटेज। क्लियर, ये पहला पॉइंट है। दूसरा मैंने जैसा बताया हाईएस्ट लिखना है, तो हाईएस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में नेशनल इनकम में कब था, तो 1950-51 देश आजाद हुआ था तब 53% कंट्रीब्यूशन था, जो कि धीमे धीमे कम होता गया। और लोएस्ट मैंने बताया आपको कि लिखना होगा, तो लोएस्ट कब हुआ, तो वो 14% हुआ 2011-12 के अंदर। चौथा पॉइंट आपको लिखना है ट्रेंड, तो ओवरऑल द डेटा शोज अ कंटिन्यूअस डिक्लाइनिंग। आप देख सकते हो कंटिन्यूअस गिरता चला जा रहा है जो शेयर है वो। ठीक है, कंटिन्यूअस गिर रहा है, तो ये लिखा कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इनकम। जो एग्रीकल्चर है उसके नेशनल इनकम में कांस्टेंट गिर रहा है, डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और लास्ट टाइम रीजन, ठीक है, अपना रीजन क्या है गिरने का, मैंने जैसा बताया फिफ्थ पॉइंट, तो रीजन है कि दिस डिक्लाइन इज मेनली ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज बढ़ी है कंट्री के अंदर, रैपिड ग्रोथ हुआ है सर्विस सेक्टर के अंदर, तो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ के इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। और अर्बनाइजेशन हुआ है, एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडियन इकोनॉमी का, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का धीमे धीमे जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होता गया, कम होता गया। बोलो क्लियर हो गया। तो एग्जाम में आपको डायग्राम भी बनाना है और उसका एनालिसिस भी करना है। और मैं आपको प्रीफर करूंगा कि ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें ना माइंड फ्रेश हो जाता है। क्योंकि लास्ट खत्म होते होते, लास्ट सेक्शन तक आते आते ना अपना दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अपने थोड़े थक गए होते हैं, और डायग्राम बनाने का मौका मिला तो थोड़े और रिफ्रेश हो जाएंगे। और एनालिसिस मन से बना के लिख लेना और आपको मिल जाएंगे इसके पूरे 5 मार्क। बोलो क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। और यहां पे अपना गाला पेपर 3 फिनिश होता है, जहां पे मैंने आपको 5 के 5 सेक्शन बता दिए, सेक्शन ए बी सी डी और ई। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आप अपने जितने भी दोस्तों सबको बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो सारे दोस्तों तक भेज दो, जिससे उनकी भी पढ़ाई बहुत आसान हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।